अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करता है। उनके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को इस तरह से बेइज्जत करके गिरफ्तार किया जाता है। दुनिया के छोटे छोटे देश इसकी आलोचना करते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं। सही सुना आपने दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं। अगर बीजेपी के प्रचार तंत्र की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा सकते हैं। जी हां, पॉपो ने वॉर रुकवा दी, मगर वेनेजुएला के मुद्दे पर इनकी खामोशी बनी रहती है। जो बयान विदेश मंत्रालय का सामने आता है उसमें अमेरिका शब्द का जिक्र नहीं, ट्रंप का जिक्र नहीं, और दुनिया भर के छोटे छोटे देश इसकी आलोचना कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया, बेइज्जत किया गया। मुद्दा यह है कि अमेरिका यहां रुकने नहीं वाला है। उसकी निगाह ग्रीनलैंड पर है, चिले पर है और क्यूबा पर है। उनके अपने नेता कह रहे हैं कि अभी हम इन देशों पर हमला करेंगे, और सारा खेल तेल का है, सारा खेल सोने यानी गोल्ड का है। यानी कि अमेरिका अपने निजी लालच और स्वार्थ के चलते अलग अलग देशों में तबाही मचा रहा है, अराजकता मचा रहा है, और भारत खामोश है, पूरी तरह से खामोश है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या बयान दिया। आपकी स्क्रीन पर अंग्रेजी में दिया गया बयान जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Recent developments in Venezuela are matter of deep concern. We are closely monitoring the evolving situation. India reaffirms its support to the well-being and safety of the people of Venezuela. We call upon all concerned to address issues peacefully through dialogue, ensuring peace and stability in the region. पूरे बयान में आप देखिएगा कहीं पर भी अमेरिका का जिक्र नहीं है। पूरे बयान में कहीं पर भी अमेरिका की आलोचना नहीं है। दुनिया भर के देश आलोचना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सिंगापुर जैसे छोटे से देश ने इसकी आलोचना की है, लंबा चौड़ा बयान जारी किया है। सबसे बड़ी बात, जैसा कि आप जानते हैं, भारत ब्रिक्स समूह का हिस्सा है। उस समूह में हर देश ने अमेरिका की आलोचना की है, मगर नहीं साहब, भारत ने नहीं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं एक एक पंक्ति में सभी देशों ने क्या क्या कहा है और भारत ने क्या कहा है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर रूस, इन कार्रवाइयों के लिए दिए गए तर्क बिल्कुल बेबुनियाद हैं, यह बयान दिया है रूस ने। उसके बाद चीन, वेनेजुएला की सरकार को गिराने की कोशिश बंद करो। ब्राजील, मादुरो की गिरफ्तारी एक अस्वीकार्य सीमा को पार करती है। दक्षिण अफ्रीका, यह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का खुला उल्लंघन है। यानी कि ब्रिक्स समूह में हर देश ने इसकी कड़े शब्दों में आलोचना की है। और भारत का बयान, यह देखिए साहब, भारत कहता है वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रम गंभीर चिंता का विषय हैं। Bill soon. And after Well, this, they wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. तो आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भारत को मुझे खुश करना पड़ेगा? ट्रंप के हाथ में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी चाबी है जिसके चलते ट्रंप भारत का अपमान करते रहते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हैं? ट्रंप बार बार भारत का अपमान करता रहता है, मगर मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अमेरिका कह रहा है कि हम जो मर्जी कह सकते हैं और हमें कोई नहीं रोक सकता। हम चाहे जिस भी देश पर हमला करें, हमें कोई नहीं रोक सकता। हर गुजरते दिन के साथ ट्रंप जो है दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ढकेल रहा है। हर गुजरते दिन के साथ यह व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ और लालच के चलते दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल रहा है, मगर भारत खामोश है। सुनिए फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा।
But we can't take a chance after having done this incredible thing last night of letting somebody else take over, where we have to do it again. We can do it again, too. Nobody can stop us. There's nobody that has the capability that we have. You know, when I watch that war in Russia going on and on and on and everybody dying, and it's like, it's primitive. It's primitive. It's horrible. सबसे चिंताजनक बात दोस्तों, अमेरिका यहां नहीं रुकने वाला है। सुनिए उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो क्या कहते हैं कि अगला देश जिस पर हम प्रहार करने वाले हैं वो क्यूबा। सुनिए उनका अपना बयान। Is the Cuban government the Trump administration's next target, Mr. Secretary? Very quickly. Well, the Cuban government is a huge problem. Yeah, the Cuban government is a huge problem. First of all, is that a yes? Cuba, but I don't think people fully appreciate. I think they're in a lot of trouble. Yes, I'm not going to talk to you about what our future steps are going to be and our policies are going to be right now in this regard, but I don't think it's any mystery that we are not big fans of the Cuban regime, who, by the way, are the ones that were propping up Maduro. His entire, internal security force, his internal security apparatus is entirely controlled by Cubans. One of the untold stories here is how, in essence, you talk about colonization, because I think you said Delcy Rodriguez mentioned that. The ones who have sort of colonized, at least inside the regime, are Cubans. It was Cubans that guarded Maduro. He was not guarded by Venezuelan bodyguards. He had Cuban bodyguards. In terms of their internal intelligence, who spies on who inside to make sure there are no traitors, those are all Cubans. और बात वहां नहीं रुकती। व्हाइट हाउस की जो प्रमुख हैं उनकी पत्नी हैं जिनका नाम है केटी मिलर। केटी मिलर ने ग्रीनलैंड का ये नक्शा पेश किया है। इसमें आप देख सकते हैं कमिंग सून वो कह रही हैं, यानी कि ग्रीनलैंड का जो नक्शा है उसे उन्होंने अमेरिकी झंडे में जो है वो रंग दिया है। भारत को अमेरिका की आलोचना इसलिए नहीं करनी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए जिस तरह से राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार किया गया है, भारत को अमेरिकी सोच की आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये लोग वेनेजुएला पर रुकने नहीं वाले हैं। क्यूबा पर उनके रक्षा मंत्री का क्या बयान है आप सुन चुके हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि मैं जब चाहे जिस पर चाहूं हमला कर सकता हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब सुनिए ग्रीनलैंड के बारे में क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है। ग्रीनलैंड एक पूरा देश है। व्हाइट हाउस चीफ की पत्नी जो है ग्रीनलैंड की इस तरह से अपमान कर रही हैं। और सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, यानी कि यह मामला वेनेजुएला पर रुकने नहीं वाला है। अगला देश या तो क्यूबा होगा या ग्रीनलैंड। सुना जाए। We need Greenland for national security. Not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी ने इसकी सख्त शब्दों में आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मैंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की और मैं इसके खिलाफ हूं। अमेरिका की सड़कों पर लोग उतर रहे हैं और वेनेजुएला पर जो ट्रंप ने कार्रवाई की है उसका विरोध कर रहे हैं, मगर हमारी सरकार खामोश बनी हुई है। सुनिए जोहरान ममदानी क्या कह रहे हैं। As well as other members of my team, I called the president and spoke with him directly to register my opposition to this act and to make clear that it was an opposition based on being opposed to a pursuit of regime change, to the violation of federal international law, and a desire to see that be consistent each and every day. And what was his response to you in that conversation? I registered my opposition, I made it clear, and we left it at that. दोस्तों मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय ने यह जो आधा अधूरा बयान पेश किया है जिसमें कायरता झलकती है, उसकी आलोचना कांग्रेस ने भी की है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत कहती हैं कि भारत सरकार ने अपने इस बयान में अमेरिकी सरकार का जिक्र तक नहीं किया, एक शब्द जिक्र नहीं किया, क्योंकि अमेरिका ने जो किया है वो साफ तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। भारत जैसे देश को इसका जिक्र तो करना चाहिए था, मगर नहीं साहब, पूरी तरह से खामोशी बनी हुई है। Well, as you know, I'm here in Wayanad for a Congress party meeting, far away from all the international news. But all I can say is that it is a momentous event. You don't see every day
a country marching in and capturing the president of a sovereign nation, member state of the United Nations. I think on the actual incident, I would leave it to the government to express their views. But there is no doubt that there is, for some years now, international law and the UN Charter are not being observed in the old ways. And now we are seeing, in many, many ways, a sort of version of might is right prevailing in international affairs, which has very serious implications for all of us. And every country has to adjust its diplomacy accordingly. अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से न सिर्फ यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, बल्कि जो बात अमेरिका कह रहा है कि यह ड्रग्स के खिलाफ उसका युद्ध है, यह भी सरासर बकवास है। इसके कोई मायने नहीं है। इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि यह जो शख्स है राष्ट्रपति मादुरो, इन्होंने मानवाधिकार का उल्लंघन किया। इनके राज में ड्रग्स का कारोबार भी बढ़ा। मगर जैसा कि मैं अब आपको बतलाने वाला हूं, मुद्दा यह नहीं कि राष्ट्रपति मादुरो अमेरिका के अंदर ड्रग्स के अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रहे थे। मुद्दा यह है कि ट्रंप की निगाह जो है वो वेनेजुएला के तेल और वेनेजुएला के सोने यानी गोल्ड पर है। सारा खेल गोल्ड और तेल का है और इसी वजह से वेनेजुएला पर प्रहार किया गया है। अब मैं आपको सरल शब्दों में इसके पीछे की राजनीति समझाना चाहता हूं। मेरे एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। सबसे बड़ी बात अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति मादुरो जो हैं वो मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं। तो मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कुछ खास देशों की तरफ। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये हैं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, इसके अलावा हंगरी के राष्ट्रपति विक्टर ऑर्बन और सऊदी अरब। ये वो तमाम देश हैं जहां पर मानवाधिकार की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। सबसे बड़ी बात हम सब जानते हैं कि रूस के अंदर भी लोकतंत्र के क्या हालात हैं, डेमोक्रेसी के क्या हालात हैं। मगर क्या अमेरिका वहां पर ऐसा कोई कदम उठाएगा? नहीं, क्योंकि अमेरिका की निगाह वेनेजुएला के तेल पर है, वहां के गोल्ड पर है, लिहाजा वो ये कदम उठा रहा है। अब गौर कीजिएगा इस अहम बात पर। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक किसी ऐसे देश के खिलाफ जंग शुरू करना जिसने आप पर हमला ही ना किया हो, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना जाता है। वेनेजुएला ने अमेरिका पर हमला नहीं किया, इसलिए वहां रेजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन के मकसद से हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का बिल्कुल साफ उल्लंघन है। आप मादुरो की तरफ इशारा करके यह नहीं कह सकते कि वो बुरा आदमी है, इसलिए हम जो है वो उसे हटा दें। अब यह तर्क दिया जा रहा है कि वेनेजुएला जो है वो अमेरिका के अंदर अवैध ड्रग्स के कारोबार को बढ़ावा देता है। तो चलिए कुछ तर्कों पर गौर किया जाए आपके स्क्रीन पर। अब यह तर्क कि वेनेजुएला एक नार्को टेररिस्ट देश है जो अमेरिका में जानलेवा ड्रग्स की बाढ़ ला रहा है और यह एक जंग जैसा अपराध है, यह भी गलत है। खुद अमेरिकी सेना और खुफिया एजेंसियां ऐसा कहती हैं। अल जजीरा में गिलॉम लॉन्ग बताते हैं कि 2024 की अमेरिकी ड्रग्स एनफोर्समेंट एजेंसी DEA की नेशनल ड्रग थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में वेनेजुएला का नाम तक नहीं है, इसके बजाय कोलंबिया, पेरू और बोलिविया का जिक्र किया गया है। यानी कि खुद अमेरिकी एजेंसी DEA वेनेजुएला का जिक्र नहीं करती है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रग्स का बहाना देकर आखिर वेनेजुएला पर हमला क्यों किया? बोलिविया, पेरू पर हमला क्यों नहीं किया? कोलंबिया पर हमला क्यों नहीं किया? ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात, अमेरिका की साम्राज्यवादी सोच, इंपीरियलिस्टिक सोच, इसकी कड़े शब्दों में आलोचना की जानी चाहिए, मगर भारत पूरी तरह से खामोश है। आगे 2020 की DEA की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 8% कोकेन वेनेजुएला से निकलकर कैरिबियन के रास्ते जाती है, जबकि 74% कोलंबिया और इक्वाडोर के इलाके से निकलकर पैसिफिक के रास्ते से जाती है। इसी दौरान एक गोपनीय नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि मादुरो किसी भी ड्रग्स तस्करी संगठन को कंट्रोल नहीं करते। तो ऐसे में मादुरो को इस तरह से गिरफ्तार क्यों किया गया है? यह सवाल तो किया जाएगा ना। अब आपके जहन में यह अहम सवाल होगा
कि आखिर अमेरिकी कार्रवाई की क्या वजह थी। तो सरल शब्दों में और सरल भाषा में मैं अब आपको यह समझाने वाला हूं। तो बड़ा प्रश्न, अमेरिका की जो तमाम जंगें होती हैं उसका मकसद क्या है? वेनेजुएला पर जो उसने हमला किया है उसका मकसद क्या है? तो ये अब समझिए बहुत ही आसान लफ्जों में आपके स्क्रीन पर। कीमती संसाधनों पर कब्जा, खासतौर पर तेल, ये कोई अटकल नहीं है क्योंकि ट्रंप खुद इसे खुलकर कहते हैं। 2023 में नॉर्थ कैरोलिना रिपब्लिकन पार्टी की एक बैठक में उन्होंने कहा था, जब मैं गया था तब वेनेजुएला टूटने की कगार पर था, हम उस पर कब्जा कर लेते, सारा तेल ले लेते, वो बिल्कुल पास ही था, लेकिन अब हम वेनेजुएला से तेल खरीद रहे हैं, यानी हम एक तानाशाह को बहुत अमीर बना रहे हैं। यकीन कर सकते हो, किसी को यकीन नहीं होता। ट्रंप को इस बात से ही चिढ़ है कि उन्हें किसी दूसरे देश के नेता को बराबरी से देखना पड़े और किसी निष्पक्ष सौदे के जरिए अपनी बात मनवानी पड़े। उन्हें तो बस कब्जा कर लेने का ख्याल ज्यादा पसंद है। और यही खेल अलग अंदाज में इराक के साथ हुआ और गद्दाफी के साथ हुआ। कैसे, गौर फरमाया जाए। दोस्तों, साल 2000 में सद्दाम हुसैन ऐलान करते हैं कि इराक अब तेल डॉलर की जगह यूरो में बेचेगा। उसके बाद 2003 में क्या होता है? इराक पर हमला होता है, तेल फिर से डॉलर में बिकने लगता है, सद्दाम को फांसी चढ़ा दी जाती है। यानी कि सद्दाम जैसे ही कहते हैं कि हम तेल का व्यापार डॉलर में नहीं, अमेरिकी डॉलर में नहीं, यूरो में करेंगे, नतीजा 2003 में न सिर्फ सत्ता से वो बेदखल हो जाते हैं बल्कि उन्हें फांसी पर भी चढ़ा दिया जाता है। और ये ना भूलें, जब अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ था तब सद्दाम हुसैन को इसका जिम्मेदार ठहराया गया था। और आप जानते हैं, सद्दाम हुसैन को लेकर अमेरिका की जो दोनों थ्योरीज थी वो गलत थी। पहली थ्योरी क्या थी कि इराक के अंदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी कि व्यापक तबाही के हथियार। डोनाल्ड रम्सफेल्ड की यह थ्योरी पूरी तरह से गलत थी। इसके बाद यह कहना कि 9/11 के हमले के पीछे इराक का हाथ है, वो भी सरासर गलत। 9/11 के हमले के पीछे किसका हाथ था? ओसामा बिन लादेन। वो उसामा बिन लादेन जो पाकिस्तान में मिला, पाकिस्तान के अबोटाबाद में मिला, वो पाकिस्तान जो अमेरिका का चमचा है और अमेरिका का दोस्त रहा है, अमेरिका के रहमो करम पर पलता रहा है। तो क्या इस बात को नजरअंदाज किया जा सकता है? अब कुछ और तारीखों पर गौर कीजिए। 2009 गद्दाफी अमेरिका के लिए सोने से जुड़ी मुद्रा गोल्ड डिनार का प्रस्ताव रखते हैं ताकि तेल का व्यापार हो सके। 2011 नाटो लिबिया पर बमबारी करता है, गद्दाफी की बेरहमी से हत्या हो जाती है। देखा आपने, गद्दाफी के ऐलान के 2 साल बाद उन्हें सड़क पर बेरहमी से मार दिया जाता है। मगर उससे पहले नाटो जो है वो गद्दाफी यानी लिबिया पर प्रहार करता है, गद्दाफी कमजोर हो जाते हैं और उसके बाद गद्दाफी जो ये कह रहे थे कि मैं एक गोल्डन दिनार चाहता हूं, उनकी ये योजना पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। और बात वहां नहीं रुकती, राष्ट्रपति मादुरो ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। क्या कहा था? गौर फरमाएं इस तारीख पर। साल 2018 मादुरो डॉलर के बजाय युआन, यूरो और दूसरी मुद्राओं में तेल बेचना शुरू करते हैं, अमेरिकी डॉलर नहीं। और उसके बाद साल 2026 के शुरुआत में दुनिया को ट्रंप का तोहफा, मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें न्यूयॉर्क लाया जाता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या यह महज इत्तेफाक है? यह बात स्पष्ट हो जाए दोस्तों, राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के पीछे ना ड्रग्स है और ना मानवाधिकार है, क्योंकि खुद ट्रंप अमेरिका के अंदर मानवाधिकार की क्या हालत कर रहे हैं हम सब जानते हैं। आप और हम सब जानते हैं कि ट्रंप की जो अप्रवासियों को लेकर योजना है उसके खिलाफ अमेरिका की सड़कों पर किस कदर नाराजगी झलकी थी। हम सब जानते हैं कि वो किस तरह से पहले कोलंबियन यूनिवर्सिटी और उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फंड्स ले लेते हैं और उन्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। चाहते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पूरी तरह से उनके सामने नतमस्तक हो जाए। हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने वहां के न्यूज नेटवर्क्स के बारे में क्या कहा था, आपको याद है? एबीसी न्यूज नेटवर्क के बारे में ट्रंप ने क्या कहा था
कि मेरा बस चले तो मैं इस चैनल का लाइसेंस खींचूं। यानी कि अगर मानवाधिकार और प्रेस की आजादी का कोई दुश्मन नंबर 1 है तो खुद डोनाल्ड ट्रंप है। लिहाजा अगर वो ये कहते हैं कि मैंने वेनेजुएला पर हमला जो है वहां के मानवाधिकार को बचाने के लिए किया, या राष्ट्रपति मादुरो जो मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे थे उसका विरोध करने के लिए किया, तो वो सरासर बकवास और गलत है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक है भारत की खामोशी। आखिर क्यों दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि भारत इस पर सख्ती से अपनी बात कहेगा। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, ब्रिक्स के जो तमाम देश हैं उनके बयानात आ चुके हैं। खुद सिंगापुर इस पर बयान दे चुका है। ममदानी जो कि न्यूयॉर्क के मेयर हैं, जहां पर राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को लाया गया है, वो खुद इसका विरोध कर रहे हैं। अमेरिका की सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, मगर भारत सरकार, या ये कहा जाए बीजेपी सरकार, पूरी तरह से खामोश है। और ये हमें क्या बताते हैं कि पॉपो ने वॉर रुकवा दी। कितने शर्म की बात है। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।